हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जिसने कि रिसेंटली 20 सितंबर 2020 को एक पेपर ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका नाम था जूनियर ऑडिटर पोस्ट कोड 759। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन राइज हुए थे, तो हम इसकी आंसर की को जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मेरा YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ सी से। तो इसमें इस पेपर का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड था वो 2 आवर्स था, 2 घंटे था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन की जो पूरी टोटल संख्या या टोटल नंबर थे 170, जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स 85 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहना था, जिसमें कि एक क्वेश्चन की वेटेज 1.5 मार्क्स थी। तो इसमें हम आज के इस पहले पार्ट में पहले कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंट से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि द ऑडिट ऑफ बैंक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि बैंकों का अंकेक्षण उदाहरण है। इसका जो सही आंसर ऑल ऑफ दीज, द ऑडिट ऑफ बैंक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट एंड कंक्रीट ऑडिट। तो पहले का आंसर डी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिट प्लानिंग। हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट करूँ तो निम्न में से कौन सा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स AAS अंकेक्षण आयोजन से संदर्भित है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, AAS यानी ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिट प्रोग्राम इज़ प्रिपेयर्ड बाय, अंकेक्षण प्रोग्राम तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट्स, अंकेक्षक तथा अंकेक्षण सहायकों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, ऑडिटर ऑफ विच कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेज ऑफ द कंपनी। किस कंपनी के अंकेक्षक को उस कंपनी की विदेशी शाखाओं की मुलाकात करने का अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का विनिर्माण या कहें तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं इनको विदेशी शाखाओं से मुलाकात करने का अधिकार नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया था कि स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड एट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच सेक्शन गिव्स सच पावर्स। क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार के आदेश पर विशिष्ट अंकेक्षण किया जाता है, यह शक्तियाँ किस धारा में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर था धारा 242 में स्पेशल ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मेंशन किया गया है। इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट इंक्लूड, लेन देनों के अंकेक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो कि लेन देन से अंकेक्षणों में सम्मिलित नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, दक्षता सह निष्पादन अंकेक्षण जो कि लेन देनों के अंकेक्षणों में सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट्स टू। कहते हैं कि एक सरकारी कंपनी के संवैधानिक अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इनमें से अपनी रिपोर्ट वो किसे प्रस्तुत करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, CANG का जो कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कैग होता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, भारत का सबसे बड़ा महालेखा परीक्षक इनको कहा जाता है। तो जितने भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी के इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। संविधान में इनका मेंशन आर्टिकल
148 to 151 में इसका मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिट शेल रिपोर्ट्स ऑन अकाउंट एग्जामिन बाय हिम। अंकेक्षक अपने द्वारा परीक्षण किए गए खातों की रिपोर्ट करेगा कि जो अंकेक्षक है, ऑडिटर जो अपने जो परीक्षण द्वारा खातों की रिपोर्ट ये किसको करेगा। तो ऑप्शन इसमें ए, टू द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर को ये अपने अकाउंट को रिपोर्ट करेगा, अंशधारकों को। क्वेश्चन नंबर 9, सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय। या कहें तो गुप्त संचय निर्मित किया जा सकता है। गुप्त संचय किसके द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी, केवल बैंकिंग तथा वित्तीय कंपनियों द्वारा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ओनली के द्वारा ही गुप्त संचय या सीक्रेट सर्विसेज, सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बाउचिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नोन एज बाउचिंग ऑफ। सभी आय व्यय खातों की शेष की बाउचिंग कहलाती है। इसमें से कौन सी जो आय व्यय खातों की शेष की बाउचिंग कहलाती है। तो ऑप्शन बी, इम्पर्सनल लेजर, हिंदी में कहे तो अवैयक्तिक खाता बाउचिंग। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें पूछा गया था पीरियोडिकल ऑडिट इज आल्सो कॉल्ड एज। सर्वाधिक अंकेक्षण को यह भी कहते हैं। इनमें से क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो राइट आंसर था, इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट इज आल्सो नोन एज पीरियोडिकल ऑडिट। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पार्शियल ऑडिटिंग इज यूजली डन बाय। आंशिक रूप से जो अंकेक्षक आमतौर पर किए जाते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इसका जो 12 का जो राइट आंसर था, ये अपने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एकमात्र व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा। एकमात्र जो व्यापारी प्रतिष्ठान, ऑप्शन ए, इसके द्वारा पार्शियल ऑडिटिंग या आंशिक अंकेक्षण किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिमस फॉर। गहराई या गहनता के अंकेक्षण किसके लिए समानार्थक है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, विस्तृत अंकेक्षण या डिटेल्ड ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 14, what types of profit a firm gets in long run under monopolistic competition। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में दीर्घ अवधि में एक पीढ़ी को किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि मोनोपोली पावर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स आर डैश रिलेटेड। एकाधिकार शक्ति तथा मांग की प्रत्यक्षता संबंधित है। इनमें से संबंधित है ऑप्शन ए, इन्वर्सली या उत्क्रम। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मल प्राइस आल्सो नोन एज। सामान्य कीमत इससे भी जानी जाती है। इनमें से किससे जानी जाती है सामान्य कीमत। ऑप्शन डी, लॉन्ग रन प्राइस या दीर्घ अवधि कीमत। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें पूछा गया था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट। इनमें से 3 कर्व ऐसे हैं जो कि यू शेप्ड हैं और एक कर्व ऐसा है जो कि यू शेप नहीं है। तो आपने इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कर्व यू शेप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, AFC कर्व इज नॉट अ यू शेप कर्व एंड ऑल दिस कर्व्स आर एक्सेप्ट AFC कर्व, ऑल दिस कर्व्स आर यू शेप कर्व। क्वेश्चन नंबर 18, प्राइस लाइन इज आल्सो नोन एज। प्राइस लाइन को कीमत रेखा इससे भी जानी जाती है, इसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर था बोथ, बजट लाइन और अपॉर्चुनिटी लाइन। बजट रेखा और अवसर रेखा, इसको आल्सो प्राइस लाइन भी कहा जाता है। सो वी कैन से दैट बोथ बजट लाइन एंड अपॉर्चुनिटी लाइन इज आल्सो नोन एज प्राइस लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि स्लोप ऑफ IC इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इज। आदर्श प्रतिस्थापित के किस्से में IC ढलान होता है। स्लोप ऑफ IC इन केस ऑफ द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज। इसका जो
राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, या नीचे की ओर ढलान वाली सीधी रेखा को स्लोप ऑफ आईसी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था व्हाट इज द इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स, प्रवर वस्तुओं का आय का क्या प्रभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, या कहीं तो ऑलवेज पॉजिटिव। जो इनकम इफेक्ट ऑफ सुपीरियर गुड्स में ऑलवेज पॉजिटिव इफेक्ट रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू टू प्राइस डिक्रीज इन वन कमोडिटी स्लोप्स ऑफ पीएल बिल, एक वस्तु में कीमत गिरावट के कारण पीएल ढाल। इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 21 का ए, इंक्रीज। इसमें जो पीएल जो प्राइस की वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें पूछा गया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज, प्रतिस्थापन का जो प्रभाव होता है वो हमेशा रहता है पॉजिटिव। जो ऑलवेज जो प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें पूछा गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मांग की जो प्रत्यास्थता है, मांग की प्रत्यास्थता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑलवेज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मात्रात्मक कथन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द एमयू बी, उपभोक्ता अधिक संतोषकारकता का वहन करेगा यदि एमयू होगा। आपके कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था जब इसमें एमयू 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें पूछा गया था कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक आर, कार तथा पेट्रोल पेन तथा स्याही हैं, इनमें से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था ये कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे को के पूरक हैं या फिर संपूरक वस्तुएं हैं। कार एंड पेट्रोल, अगर कार है तो पेट्रोल इसमें लगेगा, पेन है, पेन अगर आपके पास पेन है तो इसमें इंक ज़रूर लगेगी। तो सो वी कैन से दैट कार एंड पेट्रोल एंड पेन एंड इंक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सिंपली कहे तो एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इन लॉ ऑफ डिमांड्स, मांग के नियम में कौन सा एक अपवाद नहीं है, इनमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो इसमें नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स या सामान्य वस्तुएं मांग के नियम में निम्न में अपवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, गिफिन पैराडॉक्स इज ए केस ऑफ डैश टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के संदर्भ में गिविन पैराडॉक्स एक है एक। तो 27 का जो राइट आंसर था एक एक्सेप्शन है या फिर अपवाद का विषय है। गिफिन पैराडॉक्स में इन केस में एक्सेप्शन का विषय है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, तार्किक शिथिल आदेशन सिद्धांत को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में ए, जे.आर. हिक्स के द्वारा इसको दिया गया था लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस द डिमांड आल्सो राइजेस, दिस इज आल्सो नोन एज, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जब हमारे जो प्राइस या फिर मूल्य इंक्रीज हो जाते हैं और डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो उस स्थिति में उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है बेबलॉन पैराडॉक्स या बेबलॉन विरोधाभास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन नेचर, बिजनेस या व्यवसाय अर्थशास्त्र प्रकृति से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ माइक्रो एंड मैक्रो। सो वी कैन से दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इन नेचर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, टोटल यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ, पूर्ण उपयोगिता एक फलन है। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी या वस्तु की मात्रा का इसमें पूर्ण उपयोगिता का फलन है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अल्टीमेटेड लेबर सप्लाई वाज गिवन बाय, असीमित श्रम आपूर्ति के आकर्षक
असीमित श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास दिया था? इसमें से किन्होंने जो कि आर्थिक विकास, श्रम आपूर्ति के साथ आर्थिक विकास दिया था? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, आर नर्क्स ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अल्टीमेट लेबर सप्लाई का जो कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन था 5 ईयर प्लान से। तो इसमें पूछा गया था कि 8th जो 5 ईयर प्लान पीरियड एंडेड इन, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त हुई, 8वीं पंचवर्षीय की योजना की समय अवधि कब समाप्त हुई? तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 33, ये 1997 में 8th जो 5 ईयर प्लान था वो समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, परफॉर्मेंस एवरेशन इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयज़। कर्मचारी डैश ज्ञात करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो एम्प्लॉयज़ के कर्मचारी डैश ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन उपयोगी होते हैं, जिसमें अवधारणा, रिटेंशन, उन्नति, प्रमोशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़फुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसमें पूछा गया था जॉब एनरिचमेंट इज़ नॉट, जॉब एनरिचमेंट या रोज़गार समृद्धि क्या नहीं है, या क्या इस तरह से उन्होंने पूछ लिया था कि जॉब एनरिचमेंट इज़ नॉट। क्वेश्चन नंबर 35 इज़ असाइनिंग मोर वर्क, अधिक कार्य निर्धारित नहीं करता। जॉब एनरिचमेंट या फिर रोज़गार समृद्धि अधिक कार्य निर्धारित नहीं करता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया था व्हेन द वर्कर्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द मैनेजरियल डिसीजन एट द हायर लेवल इज कॉल्ड डैश वर्कर्स पार्टिसिपेशन। जब उच्च स्तर पर प्रबंधकीय निर्णय को प्रभावित करने या अवसर मजदूरों को दिया जाता है तब वह डैश मजदूर सहभागिता कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आरोही या असेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 37, विच मेथड ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉब मेथड। प्रबंधन प्रशिक्षण की कौन सी विधि ऑफ द जॉब मेथड का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37, इसमें प्रोजेक्ट असाइनमेंट ये ऑफ द जॉब मेथड का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया था नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ इंक्लूड, कर्मचारियों को दिए जाने वाले गैर मौद्रिक लाभों में सम्मिलित है। इनमें से कौन सा जो कर्मचारियों को दिए जाने वाले गैर मौद्रिक लाभों में सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें जॉब एनरिचमेंट या रोजगार समृद्धि गैर मौद्रिक लाभों में सम्मिलित होता है। एक टर्म पूछी गई थी POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब इज कॉइंड बाय, एक टर्म पूछी गई थी पोस्ट कॉर्ब, इस टर्म को किसके द्वारा दिया गया था? तो इस टर्म को दिया गया था गुलिक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था द वर्ड पोजीशनिंग वाज कॉइंड बाय, पोजीशनिंग पद का दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर था ये एलरिस एंड जैक ट्राउट के द्वारा पोजीशनिंग वर्ड को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया था गिव द नेम ऑफ द ऑथर हु हैज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, एक लेखक का नाम दीजिए या बताइए जिसने विपणन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया था WJ स्टैंटन ने मार्केटिंग के फील्ड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ पावर इज़ डिपेंडेड ऑन अथॉरिटी, निम्न में से शक्ति का कौन सा स्रोत प्राधिकार पर निर्भर होता है? इनमें से कौन सा स्रोत प्राधिकार पर निर्भर होता है? तो इसका जो राइट आंसर लेजिटिमेट पावर या विधिस्मित शक्ति, इसका ये डिपेंडेंट होता है सोर्स ऑफ पावर पे। क्वेश्चन नंबर 43 द टर्म हाइब्रिड सिक्योरिटी इज़ यूज्ड फॉर, पद संकर सुरक्षा पद प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर था ये प्रेफर्ड स्टॉक या बरिया स्टॉक के लिए टर्म हाइब्रिड सिक्योरिटी यूज़ होता है। सो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था
In order to bring about effective organizational changes in technology need to be accompanied by making changes in। प्रभावशील संगठनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के संदर्भ में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन डैश में परिवर्तन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होना था संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया था एन एग्जाम्पल ऑफ प्री कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट वुड बी। प्रबंधन द्वारा पूर्व नियंत्रण स्थापना एक उदाहरण होगा। ये किसका उदाहरण होगा? तो ये उदाहरण होगा इन सभी का, रूल्स, पॉलिसीज़, बजट। जब प्री कंट्रोल एस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट होता है तो उसमें रूल, पॉलिसी और बजट, इन तीनों का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 46। अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑपरेशन एंड अकम्प्लिश्ड ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिर्म इज कॉल्ड। किसी पीढ़ी के मुख्य उद्देश्य के परिचालन तथा परिपूर्ण करने में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित व्यक्ति कहलाता है। तो इनमें से कौन सा जो व्यक्ति कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 46, वो व्यक्ति लाइन मैनेजर या फिर पंक्ति प्रबंधक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। इनमें से कौन सा संबंधात्मक डाटाबेस का घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, हायरार्की या अनुक्रम, इसमें कंपोनेंट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इन्वॉल्व वर्किंग वेल विद अदर पीपल। निम्न में से किस कौशल के अन्य लोगों के साथ अच्छा क्रियान्वयन सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी, ह्यूमन या मनुष्य के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछा गया था इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन आर। प्रभावशाली प्रबंधन निर्णय होते हैं, ये कैसे निर्णय होते हैं? तो ये होते हैं रैशनल या फिर तार्किक डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 50 और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस बिकॉज इट। कर्मचारी संगठनात्मक परिवर्तन झेल सकते हैं क्योंकि वह अनिश्चितता का निर्माण करती है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो आज हम इस पार्ट में इतना ही करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।